हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू के दो मेथड लीफो और फीफो को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मटेरियल किस तरीके से इशू किया जाता है ये सीखा था। आज हम इसी मेथड के दो और मेथड वेटेड एवरेज प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इज वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे स्टोर में हमारे स्टॉक की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, मटेरियल की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और वो किस प्राइस की है। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि जो स्टॉक में मटेरियल अवेलेबल है उसकी कॉस्ट क्या है, और लास्ट स्टेप में हम उस कॉस्ट को अवेलेबल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारे पास रेट आता है वो रेट हमारा पर यूनिट कहलाता है और हम मटेरियल को उस प्राइस से इशू कर देते हैं। सो अंडर दिस मेथड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टॉक एंड द प्राइस बोथ आर कंसिडर्ड. It is calculated by dividing the total cost of available material on the date of issue by the total quantity of available material. इस मेथड की कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये मेथड साइंटिफिक मेथड है। क्यों? क्योंकि ये मेथड अपने में फेयर है। हर मटेरियल की प्राइस इक्विटेबल होती है, क्योंकि इस मेथड के अंदर बिन में जो भी मटेरियल जाता है वो मिक्स हो जाता है, चाहे वो मटेरियल नया हो चाहे वो पुराना हो। मटेरियल की अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहती और सबके लिए एक कॉमन प्राइस यूज़ होती है। इसीलिए इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, क्योंकि ये मेथड फेयर है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है। सेकेंड इज सिंपल कैलकुलेशन। ये मेथड सिंपल है क्योंकि इशू प्राइस तब तक सेम रहती है जब तक आप नया मटेरियल परचेज नहीं करते। नंबर 3 इज मिक्स्ड फॉर्म ऑफ प्राइस। ये मेथड कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मिक्स्ड फॉर्म है। आप इजीली मटेरियल की कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस एप्रोप्रिएट प्राइस पर यूज़ करते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते समय डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जबकि और मेथड्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। हमको पहले बैलेंस शीट में शो करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, और इस मेथड के अंदर हम डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते हैं और वो वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट प्राइस पर होता है और डायरेक्टली फाइनेंशियल अकाउंट में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 इज कैलकुलेशन प्रॉब्लम। ये मटेरियल उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता जहाँ पर हम मटेरियल को बार बार परचेज करते हैं। शॉर्ट पीरियड में अगर मटेरियल परचेज होता है तो वहीं पर ही ये मेथड हमारा ईजिली अप्लाई हो सकता है, क्योंकि बार बार मटेरियल को परचेज करने पर हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और शॉर्ट पीरियड में अगर हम मटेरियल बार बार परचेज करते हैं तो ये मेथड वहाँ पर ईजिली अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन कॉस्ट एस्टिमेशन। इस मेथड के अंदर मटेरियल को हम एवरेज प्राइस पर इशू करते हैं, इसीलिए हम प्रोडक्शन कॉस्ट को ईजिली एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिन में सारा मटेरियल नया या ओल्ड जैसा भी है वो सारा का सारा मिक्स हो जाता है। इसलिए हम उसको एवरेज प्राइस पर इशू करते हैं। हम ईजिली प्रोडक्शन कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर सकते। नाउ सी वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, 1 जनवरी को 500 रिसीव्ड हुई हैं 20 रुपये से, 5 जनवरी को 200 यूनिट्स इशू हुई हैं, 8 जनवरी को उसने फिर से रिसीव करा है 22 रुपये से, 12 जनवरी को इशू हुई और 25 जनवरी को फिर से रिसीव्ड है 400 यूनिट्स की 19 रुपये से, और 28 जनवरी को 200 यूनिट्स इशू हुई है। तो सी वेटेड एवरेज मेथड में हमने सीखा कि इशू करते समय हमको रेट पर यूनिट प्राइस चाहिए होता है, और उस प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हमको देखना होता है कि स्टोर में कितनी कॉस्ट का मटेरियल अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी मटेरियल की अवेलेबल है। अगर हम अवेलेबल मटेरियल की कॉस्ट को
अवेलेबल मटेरियल की क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो जो प्राइस आती है वो हमारी पर यूनिट प्राइस आती है और हम उस प्राइस से मटेरियल को इशू करते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 इशू करने हैं। नंबर 1 इज़ 5 जनवरी, जिसके अंदर मटेरियल 20 ही रुपये का अवेलेबल है, तो ईज़िली 200 यूनिट्स हमारी 20 रुपये से इशू हो जाएंगी। लेकिन जब हम 12 जनवरी को इशू करेंगे तो हमारे पास मटेरियल 22 रुपये वाला भी स्टोर में अवेलेबल होगा, और जब हम 28 जनवरी को इशू करेंगे तो भी मटेरियल हमारे पास 19 रुपये वाला स्टोर में अवेलेबल होगा। तो हमको 12 जनवरी और 28 जनवरी इन दोनों डेट्स के लिए इशू प्राइस को फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम चेक करेंगे कि स्टोर में कितनी कॉस्ट का स्टॉक अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, whatever rate you find, that rate is used to issue the material. Clear? Now see solution. हमने स्टोर लेजर मेंटेन करा, डेट, रिसीट, पेमेंट एंड बैलेंस। रिसीप्ट को 3 कॉलम्स में डिवाइड करा है, पेमेंट को भी 3 कॉलम्स में और बैलेंस को भी। हमने यहाँ चालान नंबर का कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं था। 1 जनवरी को हमने 500 यूनिट्स रिसीव करी थी, 20 रुपये से हमारा अमाउंट आ गया 10,000। अब बैलेंस हमारा उस डेट को कितना हो जाएगा, हमारा बैलेंस भी हो जाएगा 500 यूनिट्स 20 रुपये से। 5 जनवरी को हमको 200 यूनिट्स इशू करनी थी, हमारे स्टोर में 20 ही रुपये के रेट का बैलेंस है, हम उसी से उसको इशू कर देंगे। हमारे पास बैलेंस जाएगा 300 यूनिट्स 20 रुपये से 6,000 रुपीज़। 8 जनवरी को हमने 200 यूनिट्स फिर से रिसीव करी 22 रुपये से। अब हमारे पास स्टोर में अवेलेबल बैलेंस कितना हो गया, 300 यूनिट्स पुरानी थी, 200 यूनिट्स आ गई तो टोटल 500 यूनिट्स आ गई। और कितने रेट की, हमको कैसा रेट चाहिए, एवरेज रेट चाहिए। तो एवरेज रेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज रेट के लिए हम एवरेज रेट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज प्राइस फॉर जनवरी 12 इशू। हमारे पास 300 यूनिट्स 20 रुपये से थी और 200 यूनिट्स 22 रुपये से। हमारे पास कितनी हो गई, टोटल 6,000 रुपये की पुरानी यूनिट्स हो गई और 4,400 रुपये की नई यूनिट्स हो गई। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 300 यूनिट्स 20 रुपये वाली थी और 200 यूनिट्स हमारे पास 22 रुपये वाली थी, तो टोटल क्वांटिटी हमारी हो गई 500 रुपये की। रेट कितना आ गया, 20 रुपये 80 पैसे। ये रेट हमारा कैसा होगा, पर यूनिट रेट होगा। हम इस रेट से इसको इशू करने के लिए यूज़ करेंगे। हमारा रेट आ गया 500 यूनिट्स 20 रुपये 80 से कितने की हो गई, 10,400 रुपये की। अब 12 जनवरी को हमने जो 300 यूनिट्स इशू करनी है, हम किस रेट से इशू कर देंगे, 20 रुपये 80 पैसे से, और अमाउंट कितना हो गया, 6,240। हमारे पास जो भी क्वांटिटी स्टोर में बची वो क्वांटिटी हमारी कितनी बची, 500 में से 300 यूनिट्स को माइनस कर दीजिए, 200 यूनिट्स ये बची, और रेट में से अमाउंट को माइनस कर दीजिए, 4,160 रुपये की बची, और रेट हमारा कितना हो गया, 20 रुपये 80 पैसे। अब 25 जनवरी को हमने नई यूनिट्स रिसीव करी, 400 यूनिट्स कितने रुपए से, 19 रुपये से, और अमाउंट 7,600। अब क्वांटिटी में क्वांटिटी को ऐड कर दीजिए, 200 यूनिट्स हमारे पास पुरानी थी, 400 यूनिट्स और आ गई, तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई हमारे पास, 600 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स हो गई, 600 यूनिट्स। अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर दीजिए, 4,160 हमारे पास लास्ट बैलेंस था और नया बैलेंस हमारा 7,600 है। अमाउंट में अमाउंट को ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट आपको पता चल गया 11,760। अब रेट कितना, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल क्वांटिटी। हमारे पास क्या आ गया,
कॉस्ट 4160 प्लस 7600 डिवाइडेड बाय 600। क्वांटिटी हमारे पास नया रेट आ गया कितना, 19 रुपीज़ 60 पैसे। हम नई क्वांटिटी को इससे इशू कर देंगे। हमारे पास आ गया 19,600। अब 28 जनवरी को हमें 200 यूनिट्स को इशू करना है। हम किस रेट से इशू करेंगे, 19 रुपीज़ 60 पैसे से। कितने अमाउंट की हो गई, 3,920। और बैलेंस बच गया 600 में से 200 यूनिट्स माइनस करी 400 यूनिट्स, और 11,760 में से हमने माइनस कर दिया 3,920। बैलेंस आ गया 7,840। कितने रुपए पर यूनिट से, 19 रुपीज़ 60 पैसे पर यूनिट से। तो हम कह सकते हैं कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से मंथ के एंड में स्टोर में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 400 यूनिट्स का है और अमाउंट है 7,840, जिसमें पर यूनिट रेट 19 रुपये 60 पैसे होगा, 19 रुपीज़ 60 पैसे। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस मेथड फॉर इशूइंग द मटेरियल। Next is standard price method. What is this? Standard price method हम किसे कहते हैं? हमें नेम से ही क्लियर है कि मटेरियल को इशू करने के लिए पहले से ही कोई प्राइस डिटरमाइन करना कि मटेरियल इस प्राइस पर इशू होगा। उस प्राइस को हम स्टैंडर्ड प्राइस कहते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस नाम बता रहा है कि पहले से ही हमने किसी प्राइस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो स्टैंडर्ड प्राइस इज फिक्स्ड प्राइस फॉर इशू ऑफ ईच मटेरियल एंड द मटेरियल इज इशूड एट द सेम प्राइस every time, and whatever profit or loss due to the fluctuation in price at the end of year be transferred to the profit and loss account. स्टैंडर्ड प्राइस में हर मटेरियल के लिए पहले से ही हमारी प्राइस फिक्स होती है कि हमें किस प्राइस पर उसे इशू करना है, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि प्राइस में फ्लक्चुएशन होने से हमारे को स्टैंडर्ड प्राइस पर इशू करने से प्राइस में जो हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं उस प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, और जो प्राइस हमने स्टैंडर्ड डिक्लेयर करा हुआ है उनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस मेथड की भी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज़ सिंपल टू ऑपरेट। ये मेथड ऑपरेट करने में सिंपल होता है क्योंकि इशू करते समय सभी प्राइसेस का रेट हमारा एक जैसा है। सेकेंड इज़ परचेजेस एफिशिएंसी। ये मेथड परचेज एफिशिएंसी को जानने में हेल्प करती है। यदि हमारी टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस से कम है तो हम कह सकते हैं कि हमारी परचेज एफिशिएंसी फेवरेबल है। थर्ड इज सेव्स क्लैरिकल वर्क। ये मेथड हमारे क्लैरिकल वर्क को भी कम करता है क्योंकि हमें हमेशा एक ही प्राइस से मटेरियल को इशू करना है, इसलिए हमको कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड करने की या स्टॉक को वेरीफाई या चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ हमको कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। इट कैन बी यूज्ड इन स्मॉल फैक्ट्रीज ओनली। ये मेथड केवल स्मॉल फैक्ट्रीज में ही यूज़ होता है जहाँ पर बहुत छोटे स्केल पर काम हो, मटेरियल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज ना करना हो, ऐसा मटेरियल जिसके प्राइस में बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस ना होते हों, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे तो समटाइम्स हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है और वो लॉस कभी भी फ्यूचर में रिकवर नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड प्राइस बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट वायलेंटली। तो हमारी प्राइसेस अगर किसी मटेरियल की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं तो ऐसे सिचुएशन में इस मेथड को अप्लाई करना उचित नहीं होता, क्योंकि एक बार जो लॉस हो गया वो रिकवर नहीं हो पाता। करेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी एसर्टेन। इस मेथड के बेस पर हम मटेरियल की करेक्ट कॉस्ट को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते।
इसके अंदर एक स्पेशल बात ये भी है डिसएडवांटेजेस के फॉर्म में कि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के अंदर फ्लक्चुएट हुए प्राइस का डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करना होता है, जिसके अंदर हम अपने अकाउंट के डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं, जिससे हमारा क्लरिकल वर्क इंक्रीज हो जाता है। तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड सिंपल टू ऑपरेट तो है, लेकिन हर सिचुएशन में हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते और क्लरिकल वर्क हमारा कम भी होता है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ अकाउंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करना कंपलसरी है। नाउ सी वन प्रॉब्लम। The detail of purchases and issues of material X for the month of January 2008 as per under। 5 जनवरी को उसने परचेजेस करी है 2 रुपये 20 पैसे पर यूनिट से 150 यूनिट्स की। 10 जनवरी को उसने 75 यूनिट्स इशू करी हैं। अगेन 200 यूनिट्स की उसने परचेजेस करी 2 रुपये 40 पैसे पर यूनिट से। 22 जनवरी को उसने 150 यूनिट्स इशू करी। 25 जनवरी को 50 यूनिट्स अगेन इशू करी हैं। 30 जनवरी को उसने 150 यूनिट्स परचेज करी 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट से और 31 जनवरी को उसने 50 यूनिट्स को इशू करा है। तो ओवरऑल उसने इशू 10 जनवरी को करा है, 22 जनवरी को करा है, 25 जनवरी को करा है और 31 जनवरी को करा है। आपसे नीचे कह रहा है द स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज टू फिक्स्ड फॉर द ईयर 2008। उसने साल में जो भी मटेरियल इशू करा उसके लिए स्टैंडर्ड प्राइस बनाई है उसने 2 रुपये। प्रिपेयर स्टोर लेजर एंड डिटरमाइन द प्राइस वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपसे पूछ रहा है स्टोर लेजर बनाइए और बताइए कि प्राइस वेरिएंस कितना है। प्राइस वेरिएंस इन सेंस आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस मेंटेन किया हुआ है, फिक्स करा हुआ है, और मटेरियल जिस प्राइस का आपके पास बचा है उसमें कितना चेंजेस आए। अगर हमारे मटेरियल परचेज के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है तो उस फ्लक्चुएशन से हमारे स्टैंडर्ड प्राइस पर क्या इफ़ेक्ट आया, वो हमारी कंपनी के लिए फेवरेबल था या अनफेवरेबल था, हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नाउ सी हमारे पास स्टोर लेजर है, हमने उसको मेंटेन किया। डेट, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस। रिसीप्ट के 3 कॉलम, इशू के 3 कॉलम और बैलेंस के 2 कॉलम, क्योंकि यहाँ पर इशू करते समय हमको केवल एक ही रेट पर इशू करना है, इसलिए यहाँ रेट पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया जाता। 5 जनवरी को उसने 150 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे से रिसीव करी थी और 330 अमाउंट की थी, तो बैलेंस उसके पास स्टोर में हो गया 5 जनवरी को 150 यूनिट्स 330 रुपये से। 10 जनवरी को उसने 75 यूनिट्स इशू करी हैं और इशू करते समय प्राइस उसका फिक्स रहना है 2 रुपये। उसने इशू करी 150 रुपये की। बैलेंस उसके पास बच गया, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस कर दी और अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दिया, तो 75 यूनिट्स 180 रुपये से। 18 जनवरी को 200 यूनिट्स फिर से परचेज हुई थी 2 रुपये 40 पैसे से 480 रुपये की। कोई भी ट्रांजैक्शन इशू का नहीं हुआ। बैलेंस हमारा आ गया, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड करी 275, अमाउंट में अमाउंट ऐड करा 660 रुपये। 22 जनवरी को उसने 150 यूनिट्स इशू करी हैं। रेट हमारा फिक्स है 2 रुपये से 300 रुपये की इशू हो गई और हमारा बैलेंस एंड ऑफ द डे बच गया। यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस कर दिए 125 रुपये और बैलेंस में से बैलेंस माइनस कर दिया 360 रुपये। 25 जनवरी को उसने फिर से इशू करा है 50 यूनिट्स को 2 रुपये से ही इशू करना है 100 रुपये की। बैलेंस हमारा बच गया 125 माइनस 50 इट मीन 75 यूनिट्स और अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर दिया, कितना हो गया 260 रुपये। 30 जनवरी को उसने फिर से यूनिट्स को परचेज करा 150 यूनिट्स को 2.5 रुपये से 375 रुपये और इशू कोई नहीं हुआ है। बैलेंस में यूनिट्स को ऐड कर दिया, 75 यूनिट्स में 150 225 और अमाउंट 260 में 375 दैट मीन्स 635। 31 जनवरी को एट द लास्ट इशू उसने करी 50 यूनिट्स और उसके लिए रेट प्रीफिक्स है 2 रुपये 100 रुपये से। बैलेंस बच गया हमारे पास 225 में से 50 माइनस किया 175 और 635 में से 100 यूनिट्स माइनस करी 535। नाउ एट लास्ट हमारा 175 क्वांटिटी का स्टॉक कितनी वैल्यूड का है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्राइस। हमारे पास 175 यूनिट्स बची थी
₹2 के बेस पर हम उसे इशू कर रहे थे, तो ₹2 के अकॉर्डिंगली ₹350 का स्टॉक बचना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक बचा है? ₹535 का। तो हम प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, दैट मीन्स 350 माइनस 535, ₹185 का प्राइस फ्लक्चुएशन है। इट मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल को इशू करना हमारी कंसर्न के लिए अनफेवरेबल है, और इस वेरिएंस को हमारा अकाउंटेंट किस में ट्रांसफ़र कर देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, ₹185 फॉर एडजस्टमेंट। So this is the way how we use the standard price method for the calculation of issuing material, जहाँ पर एट लास्ट हमको फाइंड आउट करना होता है कि प्राइस वेरिएंस हमारा कितना है। स्टैंडर्ड प्राइस से मटेरियल को इशू करना कंसर्न के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल, और जो डिफरेंस आता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।